हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो अभी फिलहाल रात के बज गए हैं 12:45। 12:45 रात हो रहे हैं और आपके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12:45 से। और ये वीडियो कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो अगर आप पढ़ने के लिए आए तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, काश अगर इतनी मेहनत आप करें तो मैं उम्मीद करूँगा बेहतर आपका परफॉर्मेंस रहेगा और आपका रिजल्ट बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद से चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप पूरा सवाल बनाएंगे। तो यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, बाकी सब्जेक्टिव मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताने कि कितना सब्जेक्टिव बन पाया। ठीक है, तो फास्ट थोड़ा चलेंगे, है ना। चलिए, सबसे पहला सवाल है π/2 क्या है। π/2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। 5√2 क्या है? परिमेय अपरिमेय का गुणनफल हमेशा, ये भी क्या होता है, हमेशा तो नहीं लेकिन गुणनफल, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा बोला जाए तो जैसे परिमेय रूट परिमेय अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय तो कभी निकलेगा नहीं, तो गुणनफल अपरिमेय होगा। लेकिन अपरिमेय अपरिमेय का गुणनफल हमेशा नहीं, कभी कभी परिमेय भी होता है, जैसे 5 निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या अपरिमेय है। पी क्यू दो आभास संख्या है, तो रूट पी और क्यू क्या होगा? दो आभास संख्या, कोई भी दो आभास संख्या ले लो, 3 और 5 और गुना कर दो, 5 दिया 15। कोई भी आभास संख्या ले लो, 2 पीस। हम लेते हैं 7 और 11, 11 7 77, कभी भी इसका वर्ग निकलेगा ही नहीं। 13 और 5 ले लो, 13 5 65, कभी भी निकलेगा, कभी भी। तो ये क्या हो जाएगा? यह एक हो जाएगा अपरिमेय संख्या, है ना। तो 3 का भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आभास संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से क्या होती है? 1, 100, अपरिमित रूप से अनेक या शून्य। तो आभास संख्या कितना है आप गिन सकते हैं क्या? गिनती जो है उसमें कितनी आभास संख्या क्या आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। अपरिमित रूप से अनेक हो जाएगा। किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? ये फॉर्मूला पता है, 2n गुना 5m। जो हर जो नीचे देख रहे हैं, ये नीचे क्या है? हर पी क्यू के रूप में है। अगर हर या तो गुणनखंड जो फैक्टर या तो 2 ही के रूप में आए, या तो 5 ही के रूप में आए, या 2 और 5 के रूप में आए, ये इसके अलावा कुछ दूसरा आता तो वो शांत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 3 7 21 7 आ गया, 8 8 64, फिर अगर तोड़ते हैं 11 8 88 तो 11 आ गया, ये तो आ जाएगा 25 3 75 25 आ जाएगा, 3 भी आ जा रहा। तो यही आंसर होगा। इसको तोड़ो तो देखिए 2 और 5 के रूप में ही टूटेगा। ठीक है, सबसे छोटे आभास संख्या कौन है? सबसे छोटे आभास संख्या ऑप्शन क्या होगा? 2 होगा। 7वां सवाल है, किस प्रकार की संख्या है ये? तो देखिए इसको आपको बनाना पड़ेगा ना, ये किस प्रकार की संख्या है, भाज्य है कि अभाज्य। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा? हमको गुना करना पड़ेगा। 11 7 कितना होता है? 11 7 77 और गुना 13। तो 11 7 77 गुना 13 प्लस 13 है। तो इसको क्या करते हैं, अच्छा इसको हल करें, थोड़ा ऐसे भी हल कर सकते हो आप, अलग से भी हल कर सकते हो ईजी से। तो इसको गुना कर दो। ठीक है, 77 को मैं करता हूँ 13 से गुना, तो आ जाता है 1001 आता है, अब प्लस 13। अब जोड़ दो, 3 1 4 2 0 1। ये कौन संख्या? ये भाज्य संख्या होगा, बिल्कुल भाज्य संख्या होगा, है ना। और देखो विषम संख्या, तो विषम तो है नहीं, है ना। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? भाज्य संख्या। कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य तो कभी होगा नहीं। तो 7 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। समझ में आ रहा? तो थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये सब सवाल बनाया हुआ आपका। देखिए थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, माजरत चाहता हूँ आपसे। ए प्लस रूट बी, एक जो परिमेय संख्या का गुणांक क्या होगा? इसका अगर परिमेय संख्या निकालते हैं तो परिमेय संख्या ऊपर को भी नीचे कर सकते हैं। परिमेय कैसे निकालते हैं? जैसे कि देखो 1/√3 है, इसको परिमेय कैसे करते हैं? 1√3 ऊपर चल जाता है और नीचे भी √3 आ जाता है। अच्छा, अगर ऐसा रहता 2 + √3 रहता तो क्या करते हैं? 2 माइनस करते थे, प्लस को माइनस बदलते हैं। यहाँ पे a + √b है, तो a - √b और बटा a - √b। तो a - √b क्या हो रहा है? a - √b कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इतना दिया हुआ शून्यंक ज्ञात करना है, इसके शून्यकों का योग निकालना है। x² - 15 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15 का वर्गमूल बन जाएगा प्लस माइनस में। शून्यंकों का योग निकालना है, योग। तो योग निकालिए, तो एक तो शून्य हमारा प्लस में आ गया, एक शून्य क्या आ गया? माइनस में आ गया। तो योग कैसे निकालेंगे? +15 - 15 जोड़ेंगे ना, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। समझ आ रहा? शून्यकों का योग मतलब दोनों शून्य को जोड़ देते। एक शून्य का आया था 15 प्लस में, एक शून्य का आया था माइनस में। अब जोड़िएगा, ये दोनों जोड़िएगा तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो ये दोनों करके क्या होगा? 0 होगा। ये त्रिघात बहुपद में x³ क्या है? x⁻³ के शून्यंक है, x⁻³ किसके, इसके शून्यंक कितने हैं? तो क्या है इसको? तो इतना, ये तो किसी के बराबर है ही नहीं, मतलब 0 है ना डियर? 0 है। किसी द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, योगफल क्या होगी? फॉर्मूला होता है ना -b/a। शून्यकों का दो द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है -b/a। तो आगे सवाल पढ़ते हैं। बोलता है देखो, ये 12वां सवाल बोलता है
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बहुपद के घात, तो जो बड़ा पावर है ना वही आंसर होगा, एक्स स्क्वायर है ना, तो यही आंसर क्या होगा, पावर 2। समझ आ रहा, जो बड़ा पावर है वही बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है, जो बड़ा पावर है। ठीक है, आगे बोलता है 14 नंबर सवाल क्या कि 13 नंबर सवाल बोलता है घात क्या होगा। देखो इसमें कौन घात है, ए पर पावर 3, तो क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। हल्का का सवाल है ना। 14 नंबर सवाल पढ़ते हैं, 2 के घात को बहुपद क्या कहते हैं, तो जिस बहुपद में 2 घात हो उसको द्विघात बहुपद क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। 15 बोलता क्या, शून्यकों का योग 4 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है। और शून्यकों का गुणनफल देखो 1 दे रहा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1, ये 4 दे रहा। तो बोलता कौन बहुपद होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बना लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4, जो कि दे रहा अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 दे रहा, और ये दे रहा 1 प्लस 1। देखिए क्या हो रहा, आंसर 15 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 16 बोलता क्या, ए बी 2 शून्यक है इसका, ठीक है, यानी कि एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, ये 2 शून्यक है। गुणनखंड करेंगे तो कितना गुणनखंड, इसको गुणनखंड होगा तो क्या होगा, ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे, एक्स को गुणा करके क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, माइनस क्या होगा एक्स बी, इसको गुणा करेंगे तो माइनस ए एक्स और माइनस प्लस प्लस ए बी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेते कॉमन, तो ए प्लस बी बन जाएगा, माइनस एक्स निकाले कॉमन, तो ये बी बन जाएगा क्या प्लस में, ई बी का बन जाएगा, चूंकि सब माइनस में तो माइनस बाहर निकाल लिए, तो ए बी, और यहाँ पे एक्स, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। कितने गुणनखंड हो गए, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, इसको जब हल करेंगे तो कितना 2 ही गुणनखंड हो गए, है ना जी, 2 ही गुणनखंड हो गए। 2 चरों में 2 समीकरण, एक रैखिक समीकरण का क्या कहलाता है, 2 चरों में 2 रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण का क्या कहलाता है, 2 चरों में 2 रैखिक समीकरण जो है, एक रैखिक समीकरण क्या कहलाता है, युग्म कहलाता है, क्या कहलाता है, युग्म कहलाता है, याद रखिएगा युग्म कहलाता है। चलिए 18 सवाल बोलता है, 2 चरों वाले युगपत समीकरण के हल बीजीय विधि से क्या आता है। तो 2 चरों वाले जो रैखिक समीकरण है उसको आप विलोपन विधि भी करते हैं, प्रतिस्थापन विधि भी निकालते हैं, वज्रगुणन विधि, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण दिया हुआ है, इसका संपाती है, तो कैसे निकालते हैं, a1 बाई a2, a1 कितना है, x का गुणांक क्या 1 है, a2 कितना है 2 है। चलिए b1 बाई b2, b1 कितना है 2 है, अब b2 कितना है k है, सर्दी हो गई मुझे, और c कितना है 7 है c1, और c2 कितना है 14 है। चलिए अब बोलता है कि संपाती मतलब क्या समझते हैं, सब तीनों आपस में क्या है बराबर, चूंकि सवाल पहले बोल रहा संपाती है तो बराबर कर लेंगे, तो 1/2 इसको बराबर करते हैं 2/k से, तो कितना k का वैल्यू कितना गया, तो 2 4, इन दोनों की बराबर करो तो नहीं आने वाला, देखो 2/k बराबर 7/14, तो काटोगे तो आ जाएगा ना 1/2 और गुना करके सब 2 2 4, तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात बराबर है। समीकरण को हल करने में कौन सी विधि अधिक उपयोगी है, प्रतिविलोपन, विलोपन, प्रतिस्थापन या वज्रगुणन या ग्राफीय। सबसे आसान विधि इसको निकालते हैं, समीकरण को हल करने में कौन सी विधि अधिक उपयोगी, सबसे विलोपन विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी करते हैं ना, विलोपन विधि लुप्तीकरण सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं हम लोग, मतलब x से प्लस वाई बराबर 5, x से माइनस वाई बराबर 3, कैसे काटापीटी करते हैं तुरंत आराम से। अगर संख्या के इकाई अंक 10 हो और दहाई अंक 100 हो तो संख्या क्या होगा, देखिए अगर मैं बोलूँ मेरे पास 42 रुपया है, ये 2 इकाई में है और 4 क्या है दहाई में, दहाई जो है 10 से गुना होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस 42 को ऐसे लिख सकते हैं 10 4 गुना 10 प्लस 2, 10 क्यों लिखा, क्योंकि ये 4 जो है दहाई नंबर पे है, इसलिए 10 से गुना हो गया। अब देखो इसी कथन में बैठाते हैं, इकाई क्या स्थान में क्या है y है और दहाई कौन है x है ना, तो हम 10x लिख सकते हैं क्योंकि 10 से गुना कर देंगे दहाई को, और y क्या जाएगा इकाई, तो देखिए ऑप्शन क्या है 10x प्लस वाई, है ना कि इसका भी। अब बोलते समीकरण दिया हुआ है, इसका हल क्या होगा, अच्छा तो आप कैसे बनाएंगे, ये जो ऑप्शन दे रहा है 4 0 1 2 2 0, तो इस सब का वैल्यू पुट करो इसमें, 4 का वैल्यू यहाँ पे रखो, देखो 4 का यहाँ पे रखते हैं, x से माइनस 2y बराबर 4, इस 4 0 है ना, पहले 4 का वैल्यू रखो, तो 4 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 4 2 बराबर, कभी आएगा देखो तो ये तो घर के चल जाएगा 0, आपको आना 4 आना चाहिए, इधर वाला भी नहीं आ रहा, अच्छा 0 0 दोनों वैल्यू बैठा लेंगे, 0 का वैल्यू बैठा तो कभी आएगा नहीं। अच्छा इसको वैल्यू बैठाते हैं 1 और 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना 2, तो 1 माइनस 2 2 4, तो 4 तो कभी आ ही नहीं रहा। अच्छा 2 0 बैठाते हैं, तो x के पे 2 बैठाएंगे, ठीक है, और y के पे 0 है, तो 2 गुना 0 कितना गया, तो यहाँ पे क्या 0 हो गया, ओके हाँ, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जब ये बैठा रहते हैं यहाँ पे x से माइनस 2y बराबर 4 है,
तो x जगह पे 4 बैठाएंगे और y जगह पे कितना बैठाएंगे 0 बराबर 4, तो ये जो 0 हो जाएगा 4 बराबर 4, 4 आ गया ना, दोनों तरफ बराबर आ गया, मतलब हमारा आंसर क्या होगा 1 होगा। देखिए ये समीकरण जब बनाएंगे तो सरल रेखा बनेगा, समीकरण है ना, इसका 2 बॉक्स बनाएगा ना, x से y को आप बनाते हैं ना, x का वैल्यू x मानेंगे 1 मानेंगे तो y का वैल्यू कुछ और आएगा, और इससे जब ग्राफ विधि बनता है तो एक सरल रेखा जाएगा, 2 बिंदु बनेगा और दोनों सरल रेखा जाएगा। समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा परिचित होती है। समीकरण का जो हल करता है, जैसे कोई हम बनाए समीकरण, ये बना दिए 2 समीकरण को हल किए, हल करने वाली जो रेखा आपको दिख रहा है ना, तो जहाँ पे बिंदु कट रहा, जब भी हल निकलता है तो एक बिंदु पे कटता है ना, एक बिंदु पे, तो क्या होगा आंसर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है, विवेचक निकालता है b² - 4ac है ना जी, तो b का वैल्यू कितना है, विवेचक निकालता है, तो विवेचक कैसे निकाले, b का वैल्यू 5 है ना, -5 का स्क्वायर कर लेंगे, -4a, एक जगह पे 1 है, सी की जगह पे 6 है, 5 × 25 - 6 × 24 कितना जाएगा 1, आर आंसर 25 का आंसर क्या होगा ऑप्शन 1 हो गया। चलिए 26 सवाल बोलता है द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, तो शून्यक और मूल एक दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, शून्यक और द्विघात समीकरण के शून्यक और मूल एक ही होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बोलता क्या, छोटा छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, जब मूल ज्ञात करना होता है हम लोग को, तो हम लोग पता क्या करते हैं, गुणनखंड विधि, गुणनखंड द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, है ना जी, द्विघात समीकरण का द्विघात क्या समीकरण दे रहा ना, द्विघात समीकरण का मूल हमको निकालना है, तो क्या करते हैं हम लोग उसका सूत्र इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सॉरी ये 3 होगा, आंसर 3 होगा, ठीक है। द्विघात समीकरण मूल हम लोग तीनों विधि से बनाते हैं, गुणनखंड विधि भी, अब पूर्ण वर्ग से बनाते हैं, और सूत्रों के द्वारा, तीनों होगा, ओके डियर, सॉरी आंसर इसका डी होगा, क्या होगा आंसर इसका डी सही आंसर होगा, ये क्या आ रहा बार बार, आंसर इसका डी होगा। बोलता है क्या कि मूलों का योगफल, फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो b कितना है -5 है, तो माइनस माइनस प्लस है ना, तो -5/a कितना है 1 है, यानी कि 5 आंसर आ गया, ठीक है। 29 सवाल बोलता है क्या कि दिया हुआ ये मूल वास्तविक तथा बराबर तो k का मान, मतलब b² - 4ac बराबर 0, वास्तविक तो समान ही होता ना, b का वैल्यू कितना है -10 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना 2 है, c का वैल्यू कितना k है बराबर 0, तो 10 × 100 -4 दूना 8 के, है ना जी, ये दिया हुआ है, अब बराबर 0, अब क्या करें इस 8 को उधर ले चल जाते हैं, तो चल जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो k बराबर क्या जाएगा 100/8, काटा पीटे करो, 25 चौक 100, 2 चौक 8, 25/2, क्या हो जाएगा 29 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। समीकरण दिया इसका वास्तविक हल क्या होंगे, वास्तविक हल क्या होंगे, अब देखिए यहाँ पे किसी एक को वैल्यू यहाँ पुट करके देखो, अगर आ जाता है 0 बराबर तो वही हमारा हल हो जाएगा, x² + x + 1 बराबर 0, तो हम x से बराबर पहले 1 रखते हैं, अगर 1 रखते तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1, तो ये तो 0 आएगा नहीं, -1 रखते तो -1 में कुछ काम बन सकता है, तो -1 रखेंगे तो माइनस माइनस, देखो यहाँ पे रखें -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब क्या हो जाएगा -1 + 1 बराबर 0, ये भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे है ना, तो इसका तो आएगा नहीं, तो 0 तो आएगा नहीं, चलो 2 रख के देखते हैं, चलिए तो 2 रख के देखते हैं, 2 में तो और नहीं आएगा, इसको हमको ऐसे नहीं b² - 4ac निकालते हैं, ठीक है, b² - 4ac निकालना पड़ेगा, वास्तविक हल मतलब b² - 4ac बराबर 0, ये नहीं बोल रहा वास्तविक हल है, तो हम यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस -4, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इस सवाल को बनाएंगे b² - 4ac तो बनेगा नहीं, b² - 4ac तो बनेगा नहीं, इसको वही करना पड़ेगा, x का वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं, देखिए 1 का वैल्यू आप पुट करते हैं x² + x + 1, तो यहाँ पे कुछ और बनेगा इसका, तो x² + x + 1 कर लिए, अब यहाँ पे अगर 1 वैल्यू पुट करते हैं तो 1 पुट करें 0 आएगा नहीं आएगा, 0 के बराबर हमको लाना है, क्योंकि सवाल में बोल रहा है 0 के बराबर लाना है, ठीक है, क्या बोल रहा है 0 के बराबर लाने की कोशिश करना है, -1 अगर रखते हैं यहाँ पे -1, तो अगर यहाँ पे -1 रखेंगे तो फिर हमारा देखिए 0 तो कभी आएगा ही नहीं आएगा ना, तो माइनस ये हो जाएगा +1 हो जाएगा, -1 + 1, तो 0 तो आएगा नहीं, ये तो 2 रखेंगे तो और नहीं आएगा, तो इनमें से कोई नहीं, फिर हो जाएगा आंसर क्या होगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए 31 सवाल बोलता है, क्या बोलता है x² + 4x + m बराबर 0, वास्तविक मूल और असमान हो, वास्तविक मूल और असमान,
मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा हो, है ना। 0 से बड़ा तब ना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तब तो होता है। चलिए तो बी का वैल्यू कितना है, देखिए 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना 1, सी का वैल्यू कितना m है, ये 4 से बड़ा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस 4m 4 से बड़ा। अब ये 4m को उधर भेजेंगे, है ना, प्लस में चल जाएगा 4m, तो काट देंगे इस 4 को इधर, 4 कहाँ चला गुना के क्या होगा, बन जाएगा भाग बन जाएगा, तो 4 चौक 16, तो 4 देखिए मतलब कि m छोटा है 4 से, है ना, m 4 से छोटा है, मतलब m जो है 4 से क्या है छोटा, यही ना बात बोल रहा। इसको हम घुमा के लिखते हैं 4 की तरफ, देखो इसका मुंडी किधर घुमा हुआ 4 की तरफ, है ना, तो m 4 से क्या है छोटा है, m 4 से देखो यहाँ पे दिख रहा है ये कैसा है, m 4 से छोटा है, तो यहाँ पे जो 31 का आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है, इसमें तो कुछ करना नहीं, इसका आंसर ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 31 का आंसर। ठीक है, चलिए 32 सवाल पढ़ते हैं कि ये जो दिया मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, तो बी कितना दिया 10 दिया, 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 25, 100 25 चौक 100 कितना गया 0 आ गया, 0 आ गया। अब 0 आ गया तो मूल क्या होता है, वास्तविक भी होता है और क्या होता है समान होता है, वास्तविक भी होता है और क्या होता है समान होता है। 32 का आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं कि AP दिया हुआ है, इसको पहले मिटा लेता हूँ इस सभी को यहाँ से, ये बोलता है AP दिया हुआ है 3 क्रमागत पद दिया, ये आप AP में ही दिया, पहला पद दिया 5x प्लस 3, और दूसरा दिया 8x दिया है, और तीसरा दिया 9x प्लस 3 दिया है। ठीक है, आप अगर वीडियो देख रहे हैं ना तो वीडियो आप पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पहले बनाइए, आप समझे, जब तक मेहनत करेंगे नहीं तो बने कुछ नहीं हासिल होगा। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए खुद से, और फिर आगे मिलाइए कि क्या बनाए। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है, तो आप ये AP में दिया हुआ, AP में क्या होता है, इस A2 को, ये हमारा A1 है, ये A2 है, A3, तो A2 को A1 से घटाते तो वैल्यू बराबर आता ना, तो 8x में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे 5x प्लस 3। ठीक है, अब इसको A3 को A2 से घटाते हैं तो क्या है 9x प्लस 3 है, इसको घटा देंगे इसको 8x का, है ना, घटा देंगे। आप जानते हैं जो घटाते हैं सभी का डिफरेंट क्या होता है, बराबर होता है। AP में डिफरेंट बीच का क्या होता है, सामानांतर क्या होता है, बराबर होता है, तब बराबर कर देते हैं। ये क्या है हमारा घटा, ये भी दिया इधर भी दिया, इधर भी डी इधर भी डी, तो 8x माइनस 5x माइनस 3 बराबर 9x प्लस 3 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा माइनस 3, ये कितना बचेगा x प्लस 3, इस x को इधर लाइए तो ये क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, और 3 इस 3 इधर चल जाएगा प्लस में, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 6, x का वैल्यू कितना आ गया 3, देखिए, है ना, 33 का आंसर है। क्लियर है। चलिए AP, जिस AP में कोई अंतिम पद ना हो, अब मतलब AP को दे दिया है 2 4 6 और डॉट डॉट कर दिया, अंतिम पद कितना है पता नहीं, तो आप परिमित AP क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे अपरिमित AP, मतलब उस AP का अंतिम पद पता ही नहीं है, अंतिम पद ना हो। अगर अंतिम पद होता कहीं ना कहीं तो अनंत होता, लेकिन अंतिम पद है ही नहीं उसका, कहाँ तक जाएगा को पता नहीं। ठीक है, वैसे AP जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, है ना, वैसे AP जिसमें पदों की संख्या परिमित होता, मतलब पद दिया हो, जैसे मान लो कि 4 बोलते 4 6 8 12 20 तक निकाले, 120 तक निकाले, तो दिया कितना पद 120 पद तक, तो पद जब दिया होगा तो उसको बोलेंगे परिमित AP। ठीक है, तो परिमित AP बोलेंगे जिसमें पदों की संख्या दिया हो, और जिसमें पदों की संख्या ना दिया हो उसको क्या बोलेंगे अपरिमित AP। समझ में आ रहा है मेरी बात। अब देखो ये सवाल 36 सवाल क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना, याद कर लीजिएगा, अगर n प्राकृतिक संख्या को बोलता है तो n इंटू n प्लस 1/2 करेंगे, क्या आंसर होगा ऑप्शन 36 का आंसर भी हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2, ये है प्राकृतिक संख्या का योग। और अगर बोलता है विषम संख्या तो n का स्क्वायर, सम संख्या बोलता तो n इंटू n प्लस 1, ये सम संख्या का सूत्र है, सम संख्या का योग निकालने का। ठीक है, तो प्राकृतिक के लिए क्या हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डियर, देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे यहाँ पे बोल रहा क्या कि AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद कैसे निकाल देंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 17वां पद ना, तो AP A n कितना है 17, तो 17 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 16 हो गया। फिर बोल रहा क्या यार क्या आ रहा है, फिर बोलता क्या 10वें पद, तो 10वां पद कैसे निकालेंगे A प्लस, तो 10 अगर बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 10 बैठाते हैं तो 9 हो जाएगा,
90। बोलता क्या 7 अधिक है, इससे जो ये वाला ना एपी का क्या आ रहा, एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब ये जो है ना इससे 7 ज़्यादा है। कौन ये, तो ऑलरेडी ये ज़्यादा है, इससे ऑलरेडी ये ज़्यादा है 7, लेकिन हमको बराबर करने के लिए हमको इधर 7 लिखना पड़ेगा, है ना। हमको इस दाएं तरफ जो है ना 7 जो है लिखना पड़ेगा। ऐसे लिख दिया। अब बना लेते इसको, इस सब को उठा के इधर ले चलते, इसको उठा के इधर ले जाइए। ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d बराबर 7। तो ए कट गया, 16 में से 9 कटेगा, 9 7 16 है ना, 7d बराबर 7, 7 7 कट जाएगा, डी बराबर कितना बचेगा 1। क्या पूछ रहा, 4 में अंतर कितना है, आगे 1। क्लियर है, 37 का आंसर। बोलता है एपी में कौन नहीं है, कौन है एपी में, तो देखते हैं डिफरेंट कौन है। ये तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए कितना लंबा 3 2, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो यही होगा आंसर। क्या होगा, 38 का सी होगा। देखिए बनाइए, -4 में से 0 हटाएंगे तो कितना आएगा, -4 में से 0 हटाएंगे तो -4 आएगा, -4 में से 0 हटाएंगे तो -4 हो गया। -8 में से -4 घटाएंगे, -8 में से -4 घटाएंगे, घटाना है ना, लीजिए तो -4 -+4 कितना गया, आ गया -4, तो आंसर हमारा सी होगा। बोलता क्या कि समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, कौन सी 90 डिग्री है, ए बी सी, सी क्या है 90 डिग्री है। अब बोलता है ए सी, ये तो 90 डिग्री है, ए सी का वैल्यू दिया है ए सी यहाँ देखो, ए सी बराबर √3 बी सी, ये दे रखा है, ठीक है। तो बी सी को इधर ले चलिए, ए सी बटा बी सी बराबर क्या हो जाएगा, √3/1। तो ए सी का वैल्यू कितना आ गया, √3 अनुपातिक देखा जाए तो, और बी सी का वैल्यू कितना 1 है। अब हमको क्या बोल रहा, ए बी सी मतलब कोण बी का वैल्यू, देखिए बीच में कौन है ए बी सी, बी, तो इसका कोण निकालना है। कैसे निकालेंगे, लंब बटा आधार, है ना, tan थीटा होता है ना, लंब बटा आधार किसके बराबर है, √3, tan थीटा बराबर आ गया √3, और √3 किसके बराबर होता है, tan 60 डिग्री, किसके बराबर, tan 60 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आ रहा। चलिए अब इसको मिटाते हैं यहाँ से, इसके शॉट ले लेना, ओके। चलिए देखिए क्या बोलता है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात देते हैं, क्षेत्रफल दे दिया 121 और 144, तो बोलता है उसकी भुजाओं का अनुपात। तो मैं बताया था जब क्षेत्रफल दे दे तो क्या करना है आपको, वर्गमूल करना। क्षेत्रफल दे दे भुजा निकाल तो वर्गमूल करना है, 11 अनुपात कितना हो जाएगा 12, 11 12 हो गया, 40 का आंसर है। 41 सवाल देखो, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुसार 9 16 दे दिया, तो फिर वही सवाल 9 दे दिया और 16 दे दिया, इसको करो कितना, 9 का 3 16 का 4 3 4 है ना, 42 सवाल बोलते हैं। चलिए तो 41 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, 41 का आंसर सी हो गया। 42 पढ़ते हैं, दो संभावित त्रिभुज के शीर्ष कोण समान है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, फिर क्षेत्रफल का अनुपात दिया, संगत भुजा बोल रहा, तो 16 का 4 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, 4/5। क्लियर है। किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण पर बना वर्ग क्या कहलाता है, देखिए समकोण त्रिभुज पढ़े ना, पाइथागोरस पर में क्या होता है, ए बी सी, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, नहीं होता जी, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। इसमें तो फॉर्मूला डायरेक्ट, कर्ण बराबर का, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो पाइथागोरस का दिया हुआ है। एक बड़े वृत्त और छोटे वृत्त समरूप होते हैं, क्योंकि उसका आकार क्या होता है, समान होता है। आकार मतलब उसका साइज मतलब समझना, आमाप, यहाँ पे आकार मतलब साइज नहीं, आकार मतलब सेम तरह दिखने वाला। एक बड़ा सा वृत्त है, एक छोटा सा वृत्त है, ये दोनों का आकार बराबर है, आमाप बराबर नहीं है। बोलते आमाप समान है, आमाप मतलब इसका नापी, कितना त्रिज्या है, कितना इसका त्रिज्या वाला वृत्त है। क्षेत्रफल तो बराबर है, चलेगा नहीं, परिमाप बराबर तो सब बराबर ही हो जाएगा, परिमाप बराबर आमाप बराबर क्षेत्रफल बराबर, तो एक ही तरफ वृत्त बन जाए, फिर तो समरूप, फिर तो सर्वांश हो जाएगा। तो समरूप कब होगा, जब आकार बराबर होगा, ठीक है। 43 44 का आंसर ए सही होगा, ठीक है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, ठीक है। चलिए ऐसे त्रिभुज है, एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर है, ठीक है। अब बोलता क्या है कि इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती है, मतलब ये जो अंतर्गत कर रहा भुजा, तो ये भुजा क्या आपस में समानुपाती है। अच्छा तो एक ही त्रिभुज बोल रहा, सॉरी दो त्रिभुज, एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण, तो एक त्रिभुज है ना एक कोण, दोनों बोल रहा, तो इसका भुजा जो जब भी बोलेगा, जब भी भुजाएं समानुपाती होती है, तो भुजा समानुपाती कब होता है, जब त्रिभुज समरूप होता है। जब त्रिभुज समरूप रहेगा तो भुजा ऑटोमेटिक है कि समानुपाती होगा। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 12 बी सी 16 और बी 90 डिग्री, तो ए सी का वैल्यू निकालना। चलिए
बी 90 डिग्री दे दिया यहाँ पे। चलिए जब एक सीधा सीधी देता तब थोड़ा बनाने में मजा आता है। ए बी कितना है 12, ए बी सी कितना दिया 16, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो ए सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर ऐसे करते हैं। तो 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है ना, आराम से निकाल सकते हैं 16 का स्क्वायर 256। अब क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं यहाँ पे, 6 4 10, 5 4 2 10 की 0 बाकी 1 2 1 3 1 4 कितना आ गया 400, कितना 400 कितना होगा 20। तो एक चीज़ यहाँ पर पता क्या चल रहा, पाइथागोरिक तरीके पता चल रहा, 12 16 20 याद रखना। जैसे कि 3 4 5 होता था ना, तो 12 16 20 ये भी एक नया पता चला। ऐसे पहले पता था लेकिन उतना माइंड में नहीं था, लेकिन अभी देखिए पता चल रहा, याद रख रहा है। ये सवाल आएगा ना ऑब्जेक्टिव में तो बस गर्दा उड़ा देना। वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, वाई अक्ष का समीकरण, तो वाई अक्ष का समीकरण मतलब x बराबर 0 है ना जी। वाई अक्ष का समीकरण मतलब वाई पता है लेकिन x का वैल्यू पता नहीं है। पी का क्या मान है होगा, यदि बिंदु ए और बिंदु के बीच की दूरी 5 लीजिए, मतलब बीच की दूरी कितना है 5 है, तो ये घटाएंगे ना x2 से x1 घटा देंगे, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस p माइनस 0 का स्क्वायर का ओवर ये होता है। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो 25 हो जाएगा, अगर वर्क करेंगे इधर वर्क करेंगे इधर वर्क करें तो 25, ये वर्ग से स्क्वायर का होगा, वर्क करते हैं तो वर्गमूल क्या होता है कट जाता है। तो यहाँ कितना 4 से घटेगा 3 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पी का स्क्वायर घटा दो कितना आ जाएगा 9, इधर घटेगा ना 16 हो गया बराबर पी स्क्वायर। तो पी बराबर कितना आ जाएगा 16 का वर्गमूल प्लस माइनस में, यानी कि माइनस प्लस 4 क्या देता है, देखिए आंसर सी भी दे रहा, 48 का आंसर क्या हो गया सी हो गया। चलिए अब देखिए सवाल क्या बोलता है, ये दिया हुआ है देखिए एक लाइन का सवाल लेकिन दिमाग खराब कर सकता है आपको, मतलब टाइम ले लेगा, दिमाग क्या खराब करेगा, एग्जाम में रहेगा ना, एग्जाम में पहले एक बार ना सरसरी निगाह से देख लेना, जो हल्का हल्का सवाल पहले फटाफट उसको रख लेना, तो टाइम बहुत वेस्ट होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है जाहिर सी बात टाइम लगेगा। ये बिंदु देखो ये सब सवाल में बनाने में टाइम लग जाएगा आपको। संरेखी है तो के कमान, संरेखी कब होता है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है ना, हम उससे बनाएंगे ज़्यादा आसान से बनेगा। 1/2 1 2 3 और क्या करेंगे 2 3 1 प्लस 3 1 2 बराबर 0। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है क्या होता है समरूप होता है। तो देखो x1 y1 x1 x2 x3, देखिए x1 कितना है, देखिए x1 3 है 2 है, और y2 कितना है y2 देखो k है, तो k माइनस y3 कितना है देखिए -3, और यहाँ फॉर्मूला माइनस है तो माइनस माइनस +3 गलत है। x2 कितना दिया हुआ है x2 देखो 4 दिया हुआ है, x3 कितना दिया हुआ है -3 है ना, x3 -3, और y1 कितना दिया हुआ है 3 है ना। चलिए x2 कितना दिया, x3 कितना दिया हुआ है, x3 देखो 6 दिया हुआ है 6 देखिए, और y1 कितना है y1 तो 3 है, और y2 कितना है k है, ये तो हमको बनाना था ना। चलिए तो क्या हो जाएगा 1/2, ये 2 को उधर भेज दो, 2 जो बटा में उधर जाकर अच्छा रहल तो कोई दिक्कत है, 2k + 3 दूना 6 हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पे देखो तो -6 हो जाएगा, 3 3 -6 और प्लस माइनस -6 चौक 24 प्लस 6 3 18 -6 के। अब क्या करते हैं देखिए यहाँ पे 18 6 24, 18 और 6 24, और पहले से 24 माइनस में है मतलब कट के क्या सब 0 हो गया, क्लियर है ना। 18 6 24 प्लस में 24 माइनस में कट जाएगा, तो 1/2 कितना हो गया देखो 2k और 6k कितना हो जाएगा घट के 4k हो जाएगा बराबर 0। तो क्या करेंगे ये 2 उधर चल जाएगा, 2 उधर चल जाएगा ना, तो -4k बराबर 0, 4k बराबर क्या हो जाएगा 0/-4 यानी कि 0। k का वैल्यू भी क्या गया लीजिए, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, इतना बड़ा बनाया लेकिन k का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। समझ में आ गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटाने वाले इसको है। अब आगे पढ़ते हैं, कुछ कुछ सवाल है जो आपको टाइम वेस्ट करेगा, तो जो हल्का पे सवाल उसको बना लेना एग्जाम में। कोई बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु की स्थिति किस अक्ष पे हो देखिए, तो x तो को पता है लेकिन पता ही नहीं, y पता है ना, तो y अक्ष पे जाहिर सी बात y अक्ष पे रहेगा, क्लियर है। चलो केंद्रक का प्रत्येक देखो मैं बताया था, एक त्रिभुज है केंद्रक होता है ना, इधर से इधर से इधर से, तो ये 2 और ये 2:1 में माध्यिका जो है 2:1 में बांटती है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य कब होता है, अभी मैं बता रहा शून्य कब होता है जब तीनों शीर्ष क्या होता है संरेख होता है। जैसे अभी मैं बना रहा था ये संरेख था तो क्या करेंगे 0 कर दिए थे, 52 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बिंदु दिया मूल बिंदु से दूरी इजी है ना, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर दो, 15 8 तो जानते हैं आपको पता है, 15 का 225 8 का 64
तो 289 आ जाएगा, 289 कितना होता है। तो आप ये देखो, ये सब सवाल याद रखिएगा, आप पाइथागोरस तरीका ना आपको बहुत फायदा करेगा। 8 15 17 ये, अब ये दोनों दिया है तो आप ऑटोमेटिक ही निकलेगा। 5 12 13 ऑटोमेटिक निकलेगा। अब क्या था, 3 4 ऑटोमेटिक निकलेगा। 3 4 5 6 8 10, और अब ये बना रहे थे क्या, 12 16 20 है ना, एक 7 24 26 ये भी है। ये सब पाइथागोरिक ट्रिक है डियर, याद करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बहुत फायदा करेगा। यदि दिया समांतर चतुर्भुज के कर्मागत शीर्ष एक्स वाई का वैल्यू निकालो। देखो अब इसको ना क्या करते हैं, ये क्या देवा है, समांतर चतुर्भुज देवा है। हम यहाँ पे बनाते हैं ए बी सी, लॉन्ग बन जाता है यहाँ पे। तो ए का वैल्यू कितना 1 2 दिया हुआ है, 4 वाई दिया हुआ है, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 और 6 दिया हुआ है, और डी का वैल्यू कितना दिया 3 5। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने इसका भुजाएं समांतर का तो बराबर होती है, ये भी आपस में बराबर होगा। तो अब जब बराबर हो गए तो हम बराबर ऐसे करेंगे, हाँ तो वो निकल जाएगा हमारा। तो इसकी दूरी निकालेंगे और इसकी दूरी निकालेंगे, और दोनों समीकरण क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो एक हमारा हो जाएगा ये वाला, ये दोनों बराबर करेंगे तो एक समीकरण बनेगा। ठीक है, और फिर ए डी और सी बी, इसको आप बनाइए खुद से, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सब सवाल है ना, मैं आपको बता देता हूँ। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा क्या होती है, समान होती है, मतलब बराबर होती है। ठीक है, तो ये आप ए बी निकालिए, ए बी की दूरी निकालिए, x से 1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और सी डी निकालिए, दोनों को बराबर कीजिए तो एक समीकरण बनेगा। फिर ए डी और सी बी सी निकालिए, एक दूसरा समीकरण बनेगा, और इसको हल कीजिएगा तो एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ कौन बनाता है, क्योंकि बना तो दूंगा लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। आप बनाइए, देखिए इसको इजी है ना बनाना। कौन बच्चा, गली गली का बच्चा नहीं बोलेगा। सैंड 38 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 52, क्योंकि 90 में से 52 घटेगा तो बता 38 आएगा, और कॉस 52 है तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये दूर कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आंसर। 55 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ये देखिए 56 सवाल, देखिए आज बहुत काफ़ी सर्दी मुझे हो गई है। अच्छा 56 सवाल बोलिए, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस 30, साइन 30 प्लस कॉस 60, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो सॉरी कॉस, हाँ कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू तो 1/2 ही होता है ना। तो बना लो इसको, एलसीएम ले लो 2, क्या आ जाएगा 1 का आंसर 1 हो जाएगा। ये सब सवाल देखते ही टिक लगाना है। देखो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर साइन बी बराबर साइन क्यू अगर हो तो ऑप्शन क्या दे रहा है, देखो तो साइन से कट जाएगा तो बी बराबर क्यू हो जाएगा, है ना जी, बी बराबर क्यू हो जाएगा। सेक देखो ये दे रहा, ये अच्छा सवाल दिया हो, सेक ए प्लस टैन ए, और यहाँ पे दिया है 1 माइनस साइन ए। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, सेक को बदल देंगे 1 बाई कॉस, और टैन को बदल देंगे साइन बाई कॉस। ठीक है, और ये 1 माइनस साइन ए, तो इसको अगर बनाते हैं तो कॉस ए ले लेंगे कॉमन एलसीएम, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। इस 1 माइनस साइन ए ऊपर में है, नीचे नहीं, ऊपर में। ऊपर देखो ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना जी। तो 1 का स्क्वायर लिखो या ना लिखो, देखो है ना, ए 1 प्लस साइन और ऊपर 1 माइनस साइन, गुना में तो होता है ना, और नीचे कॉस थीटा कॉस है। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, और नीचे क्या है कॉस है। तो एक एक कॉस कट जाएगा, तो एक ऊपर में कॉस, एक पीस कॉस क्या हो जाएगा ऊपर में बचेगा, मतलब क्या आंसर होने वाला है कॉस है। 59 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ओके 59 का आंसर डी हो गया। चलिए 60वां सवाल पढ़ते हैं। देखिए ये कितना हल्का सवाल बोला, √3 tan √3 किसके बराबर होता है, तो पता है tan √3 जो 60 डिग्री के बराबर होता है। चलिए 61 सवाल बोलता है, हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा पहले। चलिए अब तो आधा दिन पार कर गए हम लोग, बहुत फास्ट चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन कोई खास नहीं है दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है इतना तो लाना है, यानी कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, हमको ये लाना है tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी बोले तो कॉट स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan इंटू कॉट, अब बराबर 2 दूना 4। इसका तो फॉर्मूला जानते हैं, tan इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है,
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है 2 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि गुना होकर 1 हो जाएगा, 2 उधर जाकर घट जाएगा तो 4 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। यानी कि आंसर क्या इसका ये हो जाएगा। इसको देखो हल करेंगे तो ये तो बहुत ईजी है ना। tan 25 को किसको साथ ले जाएगा, tan 25 को ले जाइएगा tan 65 के साथ, है ना, और 30 ले जाइए 55 के साथ, नहीं 30 ले जाएगा 30 ऐसे रहेगा, ये दोनों को ले जाओ 35 55 मिलेगा तो क्या होगा, tan को चेंज करोगे कॉट में 1 आ जाएगा, और इसको चेंज करोगे क्या होगा 1 होगा। देखो मैं बनाता हूँ यहाँ पे 62 सवाल। tan 25 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस कितना 65, तो क्या बनेगा कॉट 65, और कॉट 65 इंटू tan 65 क्या हो जाएगा 1। आपको एक अरेंज बनाना पड़ेगा, इसको भी चेंज करोगे आ जाएगा 1, और tan√3 कितना, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, इसका 1 गुना 1, मतलब आप जब बनाओगे ना तो पता क्या आएगा 1 गुना 1 गुना 1/√3, क्योंकि √3 है ना, tan 30 का वैल्यू आ गया। चलिए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, देखो फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है इसका आंसर 1 के बराबर होता है। 64 देखो सवाल, हाँ कॉसेक थीटा का वैल्यू कॉसेक 0 डिग्री है ना, कॉसेक 0 का वैल्यू क्या होता है। अब देखो कॉसेक 0 अगर नहीं पता है तो साइन 0 पता है, साइन 0 0 डिग्री होता है, साइन कॉसेक का उल्टा होता है। अच्छा 0 के नीचे 1 छुपा हुआ है, अगर आप इसको उलटते हैं है ना, ये जो 0 दिख रहा है अगर इसको आप उलटते हैं तो उलटिएगा तो 1 चल जाएगा ऊपर 0 नीचे, अगर नीचे 0 आ जाएगा तो इसका आंसर क्या होता है इनफिनाइट, क्या होता है इनफिनाइट, याद रखिएगा। जैसे कि हम बोल दें 2/0 का आंसर क्या होगा इनफिनाइट, लेकिन 0/2 बोलेंगे तो तब 0 करेंगे, ठीक है, ऊपर में 0 रहेगा तब 0 आंसर होगा, तो आंसर का इनफिनाइट। देखिए त्रिकोणमिति किस प्रकार का विषय माना जाता है, आधुनिक विषय है या प्राचीनतम विषय, तो त्रिकोणमिति एक प्राचीनतम विषय है ना, प्राचीनतम है। ओके आगे सवाल पढ़ते हैं, कौन सा यंत्र त्रिकोणमिति के नियमों का आधारित है, तो घटनी टेलीस्कोप। 2 वृत्त बाहा स्पर्श करते हैं, उनकी त्रिज्या 11/6 मैं बताया भी था, जब बनाए थे हम लोग त्रिज्या वाला वृत्त पढ़े थे 2 बजे रात में। ये इसकी त्रिज्या 11 है और इसकी त्रिज्या कितना 6 है, तो बोलता है केंद्रों के बीच की दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच की दूरी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, है ना। 67 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 80 हो जाएगा। चलो 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करता है, अंतः मतलब ऐसे और एक ऐसे अंतः स्पर्श, और त्रिज्या अलग अलग है, एक त्रिज्या यहाँ पे है बड़ी वाली त्रिज्या है, मान लो यहाँ त्रिज्या कितना है 5 है, और एक छोटी वाली वृत्त है मान लो कि यहाँ पे त्रिज्या इसकी छोटी त्रिज्या 3 है ना 2 बोल रहा सॉरी 2 है, और ये बड़ा वाला 5 है, तो ये केंद्र यहाँ है और इसका केंद्र यहाँ, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ये टोटल 5 है और यहाँ तक 2 ही है, तो 3 बचेगा ना, कितना बचेगा 3 बचेगा। वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है 360 का बनता है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु की ले जाने वाली त्रिज्या क्या होता है लंब होता है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु पर, ये जो बिंदु पे यहाँ पे क्या बनता है लंब होती है, यानी कि 70 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं 2 होती है, ठीक है 2 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। जैसे कि एक वृत्त बना, समझिए इसको ध्यान को, क्या बोला जा रहा समांतर स्पर्श रेखा, खाली स्पर्श रेखा बोलता ना, अगर बोलते हैं एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो जितना मर्जी उतना खींच दो, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया समांतर स्पर्श रेखाएं, समांतर, समांतर कब होगा जब एक इधर खींचेंगे और एक इधर खींचेंगे, हो गया समांतर। तो ये एक समांतर स्पर्श रेखा हुआ, कितना एक समांतर स्पर्श हुआ। अब एक हम इधर से भी खींच सकते, इधर से खींचेंगे एक इधर से खींचेंगे, तो एक इधर से भी हो गया तो 2 हुआ ना, तो आप आंसर 2 टिक करना, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगा। चलो 72 सवाल पढ़ते हैं। बोलता क्या कि आर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर बाहरी बिंदु पर, एक वृत्त बना हुआ बाहरी बिंदु P है, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा हुआ है, आर त्रिज्या वाला होगा इस तरह से, ठीक है P है और P TS T है, यहाँ पे S है, ठीक है TS PT PS क्या है खींची गई स्पर्श रेखा। O जो केंद्र बिंदु है आर त्रिज्या वाला है, TOS ये कोण कितना दिया 110 डिग्री है, तो मतलब TPS ये कोण निकालना है। आपको पता है ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर समकोण है ना 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ भी 90 हो गया यहाँ भी 90 हो गया, तो इस चतुर्भुज नहीं बन रहा OTSP। तो जब 2 कोण 90 हो गया तो बचा अब 90 तो 180 हो गया, तो 180 तो बचा ना 360 में, तो जब ये 110 हो गया तो बचा क्या ये बचेगा, है ना, तो 110 घटा दीजिए
कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। 72 का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। चलिए वृत्त के केंद्र के समदूरस्थ जीवाएं, देखिए वृत्त के केंद्र वाले यहाँ पे है। अब सब दूरस्थ मतलब दोनों जीवा समान दूरी पे हो। मान लें कि यहाँ से 2 मीटर 2 सेंटीमीटर पे ये जीवा है और ऊपर भी 2 सेंटीमीटर जीवा है, तो दोनों जीवा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होती है, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, तो जब यहाँ से जब जीवा खींचेगी सेम वृत्त से दूरी बराबर, यहाँ भी दूरी बराबर, तो दोनों जीवाएं क्या होगी, समान होगी। क्या दो संकेंद्रीय वृत्तों पर कोई उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। संकेंद्रीय किसको बोलते हैं, एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त हो और दोनों वृत्त का केंद्र वही हो, क्या इस पर कोई स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। उभयनिष्ठ, वो भी क्या उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन, कभी नहीं हो सकता है, कभी स्पर्शरेखाएं नहीं खींच सकते। देखो छोटा दिख रहा होगा, माजरत चाहता हूँ मेरे प्यारे। बोलता कि वृत्त की परिधि का व्यास, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात। परिधि क्या होता है 2πr और व्यास क्या होता है 2r, यही होता है, व्यास 2r मिलकर व्यास बनता है। काटा पेटी करो तो पाई अनुपात 1, तो पाई अनुपात 1 आंसर ए में मिल रहा। वृत्त के लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लघु है ना, दीर्घ नहीं, लघु मतलब ये जो बना रहे ना इसी को बोलते हैं लघु, इसी को लघु बोलते, इसी को लघु बोलता है। अब यहाँ पे कौन यहाँ पे दे रहा 60 डिग्री, कौन 60 डिग्री और त्रिज्या कितना दे रहा 6 सेंटीमीटर, तो थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आर कितना है 6 गुना 6, 6 छक 36, 6 कट गया, तो 22 छक 132/7। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे बटा में तो 7 एक ही चीज आ ही रहा है ना, एक ही चीज तो बटा में आ ही रहा, तो आंसर हमारा भी हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुना कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त का क्या क्षेत्रफल होगा, कितना गुना होगा। तो जब गुना नहीं किए थे तब क्या हुआ था, वृत्त के क्षेत्रफल का था पाई आर स्क्वायर, जब गुना नहीं किए थे तब। अब गुना करते हैं, त्रिज्या के गुना मतलब आर को के आर करेंगे, आर को क्या करेंगे के आर, के गुना, तो पाई आर के जगह पे क्या लिखेंगे के आर का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ तो कुछ वैल्यू नहीं दिया, चलिए तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और के स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन ही दे दे रहे हैं, यहाँ पे अगर होता ना 3 गुना तो 3 3 9 आंसर होता, लेकिन ऐसा तो दे रहा, के लिख रहा डायरेक्ट, क्या लिख रहा के। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन सवाल लिखा के गुना, अगर लिखता 3 गुना तो 9 होता, तो इनमें से कोई नहीं होगी। फिर और क्या 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त के तार क्या बोलता है यहाँ पे, देखिए एक मिनट, इसको एक अलग से आ रहा है, तो इसका क्या हो गया, एक मिनट देखिएगा, बोलता है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त के तार को एक वर्ग बनाएंगे, ठीक है। तो वर्ग की भुजा क्या होगा, तो बोलो त्रिज्या 28 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वर्ग है, त्रिज्या है, और उसी को तार को एक वर्ग बनाएंगे। तो पहले आप मेरी बात बताइए, तो त्रिज्या का जो परिमाप होगा, जो जितना लंबा तार होगा वृत्त वाला, तार वाला वृत्त, वो तो नहीं बड़ा, उसी के हिसाब से उसी परिमाप से बनेगा वर्ग। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, 2π का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 28, 7 चौक 28, तो 22 चौक 88 गुना 2, 8 2 16, 8 2 16 17, 176 हो गया। तो जो वृत्त का परिमाप है वही जो है वर्ग का परिमाप, क्योंकि उसी तार से बना है वर्ग, तो परिमाप तो बराबर रहेगा। और वर्ग के परिमाप का वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, वर्ग भुजा होता है परिमाप बटा 4, चारों भुजाएं बराबर होते हैं ना, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 कितना आ गया 44 आ गया, हो गया 78 का। चलिए बोलता किसी वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात, परिमाप क्या होता है 2πr और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई गया, आर एक पीस गया, तो 2 और क्या हो गया 2 इंटू, देखो ऑप्शन ही दे दिया, आंसर यहाँ पे क्या दे रहा उल्टा पुल्टा ऑप्शन, हाँ 2/r वही हो गया 2/r, इसको आप बटा भी लिख सकते हैं ना, बटा भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसको साफ करते हैं, चलिए एक मिनट, चलिए अब यहाँ पे 80 सवाल देते हैं। ये सवाल तो मैं बताया था, है ना, इस सवाल में आपको बताया था कि 11 किलोमीटर है, इसको बता दीजिए 11,000 में, मीटर से एक ऐसा गुना करेंगे क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। तो 5,000 चक्कर लगाता है तो 11,000 मीटर जाता है, एक ही 3 होगा, तो एक चक्कर में कितना हो जाएगा, तो 5,000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 11/5 जाएगा, ठीक है। अब क्या बोलता है, तो पहिए की त्रिज्या, तो ये जो गया ना एक चक्कर हुई, तो त्रिज्या वृत्त जो एक चक्कर जो घूमा है पहिया वो परिधि हो गया 2πr बराबर कितना 11/5, 11 दूना 22, देखिए 5 चौक क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करो तो 4 गुना 5, 2 दूना 4 होगा ना जी,
और गुना आर ही पे है और 7 एकम 7, आर वर्ग का जाएगा 7/20, जो कि ऑप्शन में दे नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए जब केंद्रीय कोण थीटा 10 डिग्री हो तो त्रिज्या वाले वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 360, थीटा कितना 10, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो देखो एक जीरो कट गया है ना, एक जीरो कट जाएगा। जब केंद्रीय कोण की माप 10 हो तो आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, कोई तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। 10 हो, अगर 1 देता तो चलता, 10 देर कट जाए तो 1 बटा, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर बटा 36 होगा ना, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे सवाल को अब देखने की जरूरत है, सवाल की जरूरत है, एक 80 नंबर सवाल है। देखिए फिर से मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा, यहाँ पे क्या बोल रहा, माप बोल रहा 10, अगर एक माप बोलता तो थीटा की जगह पे 1 रखते 360 पाई आर स्क्वायर, तो हमारा आंसर ये होता, लेकिन 10 दिया हो तो 10 रखें तो 1 जीरो कट नहीं जाएगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई दिया हुआ है, चाप के कोण निकालना है, चाप के कोण निकालना है। चाप क्या है, देखो ये वृत्त है, ये जो है ना, ये चाप का कोण है, इसको ये जो चाप है ना, ये चाप का कोण है। चाप दिया कितना, ठीक है, त्रिज्या। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे तो चाप निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 180 पाई आर। ठीक है, तो चाप का कभी कभी ऐसे ही फॉर्मूला भी लिखते हैं, थीटा बटा 360 लिखते हैं और 2 पाई आर करता है, तो 2 से कटेगा तो हो गया ना 180, और चाप कितना दिया 10 पाई, थीटा नहीं पता होगा 180 पाई, तो ऐसे रहे दो कट जाएगा। आर का वैल्यू दिया यहाँ पे, आर का वैल्यू कितना दिया देखो, तो आर का वैल्यू दिया 12 सेंटीमीटर है ना, तो हम यहाँ पे 12 डालेंगे, यहाँ पे आर का वैल्यू 12 लिखेंगे, तो ये कट जाएगा 10 पाई कट गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो 12 कटेगा, हाँ जी 12 कट जाएगा ना, 12 काटेंगे तो कितना 115 बार कटेगा है ना, 15 कटेगा, तो ये 10 बराबर क्या होगा, थीटा बटा 15 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 150। क्लियर है, क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। चलिए आगे सर पढ़ते हैं कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, यदि त्रिज्या दिया हुआ है और दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7, एक मिनट 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 प्लस पाई आर इंटू दिया हुआ है इंटू एल का वैल्यू 13 प्लस 5, तो 22×5 110, कितना हो जाएगा 18। अब इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको गुना करके डिवाइड करो, गुना करके डिवाइड करते हैं, शॉर्ट में गुना करके डिवाइड करते हैं। ठीक है, 18 को गुना करते हैं 110 से, तो 1980 आ जाएगा बटा 7 से। अब इसको क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये तो पक्का, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि तो आंसर यही होने वाला है। आप इसको बनाओगे तो यही आंसर है, क्योंकि बड़ा भाग तो यही दिख रहा है ना, 7 दूना 14 यही आएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल कहाँ है, क्या है, चलिए आगे सवाल देखिए, अब लास्ट हो जाएगा, लास्ट बहुत जल्दी लास्ट कर रहे हैं हम लोग। जब किसी शंकु के उसके आधार के समांतर किसी तल द्वारा काट कर, शंकु है, ठीक है शंकु है, अब उसके आधार के द्वारा काट दिए, काट दिए, तो जो कट के निकला, ये जो इसको जो भाग निकलेगा, क्या जा रहा है ये जो भाग निकलेगा यहाँ पे, ये जो शंकु है, ये वाला काट के निकालेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट निकल जाएगा बाहर, ये पार्ट, इसको इसका नाम क्या है, चिन्हक। एक शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है, और देखो वही सवाल, सेम सवाल है ना, बनाइए इसको, बना करके नीचे कमेंट करो। ठीक है, 85 का सर, तो बनाइए। पाई आर, पाई का वैल्यू कितना है, पाई आर 22/7, आर कितना है 4 इंटू एल प्लस आर 8 + 4, 22/88/7 इंटू 8 × 4 12, तो गुना कर लो। अच्छा पाई में तो दे रहा आंसर, तो पाई का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, 4, तो 12 × 4 12 × 4 48 हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखिए, किसी अर्धगोले की त्रिज्या 7 है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7 × 7, कट जाएगा 22 × 6 68, 7 से गुना कर दो, 7 × 42, 7 × 42 43 45 46, 462 हो जाएगा। क्लियर है, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दिया है, तो अब बोलता
पहले का आयतन और नए के आयतन का अनुपात क्या है। तो पहले अधिक करने से पहले हम जाने कि गोले की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब बोलता है त्रिज्या क्या करेंगे, आधी करेंगे। अब करते हैं तो 4/3 पाई, त्रिज्या आधी बोले तो r/3, सॉरी r/2, आधा करेंगे तो क्या होगा r/2, तो 4/3 पाई r² बाई 2 दूना 4। 4 को हम ऐसे करते हैं, अच्छा यहाँ काटा पीटी कर लो यहाँ पे, ठीक है, काटा पीटी कर लो। अगर हम अनुपात निकालते हैं तो एक पाई 4/3 करके पाई पाई कट जाएगा, है ना। चलिए पाई 4/3 पाई आर क्यू होता है जी, क्यू होता है, क्यू तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 होगा। ठीक है, पाई आर क्यू है ना, तो इधर भी क्यू होगा 4/3 पाई आर क्यू, तो ये आर क्यू भी कट जाएगा। तो पहले वाला क्या मूल, ये पहले था ना, तो पहले वाला इतना आया, अब बाद में कितना 1/8 आया। तो जब बनाओगे तो क्या आएगा 8/1, इधर इधर क्रॉस गुना हो जाएगा ना 8/1। ओके, चलिए आगे सर इसको पहले बिठा लेते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दो गोलों का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू और दूसरा 4/3 पाई आर क्यू। तो ये सब काट दो, है ना, आर बचेगा। पहला आर कितना है 5 गुना 5, दूसरा 6 गुना 6, कभी कटेगा नहीं कटेगा। तो आंसर क्या आने वाला है, ये आने वाला है 5 का 105 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 6 216। एक गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, आयतन निकालना है। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r², कितना दिया हुआ 154। 4 पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, r² बराबर 154। तो 22 से कटेगा, 22 7 154 होता है। अच्छा 22 7 154 होता है, 22 7 154, तो क्या हो जाएगा देखो 4r बचेगा और ये 7 7 क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो r² क्या हो जाएगा 7 गुना 7/4, स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो क्या बनेगा वर्गमूल। 7 का 2 साथ है, एक साथ निकलेगा और 4 का 2 निकलेगा, 7/2 आ गया। अब आयतन का फॉर्मूला क्या था 4/3 पाई आर क्यू, आर कितना है 7/2 7/2 7/2, ये आर। इसको बढ़ाइए, काटे इसको, अब इसको बनाते हैं। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे और कटेगा, देखो 7 7 काट दिया से, ये इधर अलग है। ठीक है, तो 7 कट गया, 2 दूना 4, 1 2 इधर से भी कट गया। ठीक है, अब क्या बचा, एक की आवाज़ आ रहा। अच्छा अब देखो 22 7 7 बचा, 22 गुना 7 गुना 7 और नीचे क्या बचा, ये 3 है और ये 2 है, 3 दूना 6 और कटेगा जी, और कटेगा। देखो 11 दूना 22, 3 दूना 6, तो 11 7 77 गुना 7/3, 7 7 49 गुना बचा 4, 7 7 49 4 53/3। अब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 एकम 3, तो 3 एकम 3, तो जैसे दिख रहा लगता है यही तो आंसर होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वैल्यू दिख रहा है ना। देखो 1400 इतना, तो 4 519 तो 29 तो ही है, तो उतना तो जाएगा नहीं, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। और 3 देखो काटेंगे, 3 एकम 3 तो 1 आ रहा। अब देखो अब आगे सवाल पढ़ते हैं। आज ना मेरा लैपटॉप भी काम नहीं कर रहा और प्लस मुझे इतनी काफ़ी सर्दी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूँ। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। एक गोले के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, अब पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर क्यू। क्या हो जाएगा यार, रहने दो उसको ऐसे ही, 4/3 पाई आर क्यू और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r²। तो पाई पाई गया कम से, 4 4 गया कम से, एक यहाँ पे 3 आर, यहाँ पे 2 आर, तो एक आर तो बचेगा। ठीक है, एक आर बचेगा, तो आर इधर 3 जो इधर जाकर बनेगा 3 बटा में 4 का गुना बनेगा, तो r अनुपात 3, यानी कि ये तो है r3। 90 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए पहली 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगा। 6 अभाज्य संख्या पहली, तो पहले 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11, 9 तो नहीं होगा, 11 होगा और 13 हो जाएगा। माध्यिका निकालना है, तो देखो पहले इधर से 2 गया कम, इधर 2 जोड़ा मिला के जोड़ा इधर मिल गया, 7 5 12/2, 2 से डिवाइड करना पड़ता है ना 6। ऐसे माध्य निकालने का तरीका मैं आपको बताया भी था। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं, लास्ट हो जाएगा। कल्पित माध्य प्रायः उस चर मान से निकालते हैं जिसका मान सबसे अधिक होता है ना। बिल्कुल हाँ जी, उसी से निकालते हैं। आप कल्पित मान निकालते हैं जिसका मान जो है सबसे अधिक होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 92 का आंसर बी। कल्पित माध्य विधि से जब माध्य निकालेंगे तो कल्पित माध्य एक किसको मानते हैं, उसमें जो बड़ा वैल्यू होता है ना
उसी को तो ए मानते हैं। चलिए आगे बोलते हैं, इसमें से किससे माध्यिका ढंग से ज्ञात कर सकते हैं? किससे? त्वरण से माध्यिका ढंग से ज्ञात हो सकता है। बहुलक निकालना, कौन ज़्यादा बराबर? देखो 1 2 3 4 5, देखो 1 बार 2 बार 3 बार आ गया, और 3 तो 2 ही बार आ रहा, 4 भी 2 बार आ रहा, तो पता क्या चल रहा, हमारा आंसर ये होने वाला है 94 का। फिर बहुलक कौन होगा? 3 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आ गया, तो इससे तो कोई टक्कर नहीं लगा। माध्यिका कौन होगा? लीजिए, माध्यिका निकलने के पहले क्या करेंगे? अरेंज करते हैं आरोही क्रम में। पहले क्या है? पहले 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है और 11 है। कितना पीस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ छूट रहा? 2 2 लिख लिया, 3 भी मैं एक बार लिख लिया, और फिर क्या बचा? 5 लिख लिया, 6 भी लिख लिया, 7 भी लिख लिया, और 9 भी लिख लिया, और 11 10 तो नहीं लिखा ना, 11 हो गया। तब देखो जब भी विषम संख्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या है? विषम संख्या है, तो बीच में एक बचेगा, एक पीस बचेगा बीच में। अगर सम संख्या होता तो 2 पीस बचाना होता आपको, तो 4 पीस 10 से घपला कर दिया, 4 पीस 10 से क्या बचा? 6 बच गया ना। यही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है? हमेशा 1 होता है। जो घटना घटेगा हमेशा, एक पासे को फेंकने 5 के से कम आने की प्रायिकता, 5 से कम, 5 नहीं 5 से कम, तो 5 से कम तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, यानी कि 4/6, 2/3। ठीक है। 52 पत्तों गड्ढे में एक लाल पान का इक्का निकाल। लाल पान का इक्का केठो है, आपको पता है ना? लाल पान का इक्का, लाल पान का, तो लाल पान का तो एक ही इक्का है, लाल पान है, लाल पत्ता है 26 पीस। ठीक है, लाल पत्ता, और उस लाल पत्ता में लाल जो है ना इक्का है 26 पीस, लेकिन लाल इक्का है 2 पीस है, लेकिन लाल पान का इक्का 1 ही पीस है, और टोटल कितना है? 26। 1/26 होगा सर, 52 हो जाएगा, 1/52, 26 नहीं 52। अब बोलता है कि एक थैले में 3 काली 4 लाल गोलियां है, तो लाल गोली निकालने के प्रयास क्या होता है? लाल गोली कितना है? 4 है, और टोटल कितना है? 4 3 7, 4/7, सब बताया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ सब्जेक्टिव सवाल। अब आप मुझे बताएं कितना बना पाते हैं। देखिए इसको, देखिए इसके शॉट ले लो और फिर इसको बनाओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब खुद से देखिए कितना सवाल बना पाते हैं। और ना आज है ना फ्राइडे, तो घर में बैठिए, अब बैठ के बनाइए इसको मन से। अभी पता है कितना बज रहा? 2 बजने में 5 मिनट बाकी है, रात की 2 बजने में। सोचिए आपके लिए कितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ। 2 बजने में सिर्फ 5 मिनट, 1:55 हो रहा है इसे, PM सुबह का, रात हो रहा, रात। और आप अगर नहीं बनाएंगे तो मेरी मेहनत बेकार चल जाएगी। देखिए बनाइए कितना, देखिए 12 बार था। अक्सर माध्य निकाले बोले, सिंपल माध्य निकालेगा आराम से बन जाएगा, कोई खास तो इसमें है नहीं जी, आराम से बन जाएगा। देखिए इसको बनाइए। चलिए तो वीडियो को लास्ट करें अब। तो मुझे पता है कि अब आप लोग, 1 मिनट कहाँ जा रहा है, अब मुझे पता हो गया कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो नीचे कमेंट करना डियर, कौन कौन लास्ट तक था, मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को कमेंट, कि मेरी मेहनत बेकार तो नहीं जा रही ना। नीचे कमेंट करना, ठीक है। और मुझे आप लोग से बहुत उम्मीद है डियर, एग्जाम में बहुत उम्मीद है, आप लोग बहुत अच्छा करोगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। तो नीचे कमेंट करिए कि कौन कौन लास्ट टाइम तक थे, ठीक है। 1 मिनट, चलो। और जो पहली बार आए हैं तो चैनल पे जुड़ जाइए। इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आप सोच नहीं सकते हो, ऐसा लग रहा है कि मैं ही एग्जाम दूंगा। एग्जाम में सोचो, अभी 2 बज गया, रात 2 बजने वाला है, अभी मैं जाग रहा हूँ और आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सुबह 6 बजे वीडियो चलती है रोज, सुबह 6 बजे, 12 बजे दिन में, और 3 बजे दिन में क्लास चलती है, और 9 बजे सुबह में, है ना, 9 बजे सुबह में क्लास चलती है, ठीक है। तो सब आते रहे। 6:30 बजे शाम को आया कीजिए, 6:30 बजे शाम को रिवीजन क्लास, और 9 बजे रात को मैथ का ऑब्जेक्टिव। आज से मैथ ऑब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन डेली पढ़ेंगे रात में, तो जरूर आइएगा। उम्मीद है आप लोग का इंतजार रहेगा। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। अच्छा लगा है ना तो सब्सक्राइब तो कर लो, और किया हो जो है तो लाइक तो जरूर करना, शेयर जरूर करना। ओके दैट्स ऑल, बाय।